नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो मेरे भाई, रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही हैं एकदम चकाचक तरीके से, क्योंकि बच्चों ने जो प्रीवियस पेपर लगाए हैं उन्होंने फीडबैक दिया है कि सर सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो पढ़ाई है वो एक सार्थक रूप में एक सही दिशा में चल रही है। तो मेरे भाई, उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास तक हमने जो अपनी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, 3 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को फिनिश कर चुके हैं। अगला जो हमारा इसके अंदर टाइप है वो है मिक्स कोडिंग। मेरे भाई, मिक्स कोडिंग की अगर बात करें, मिक्स कोडिंग में क्या दिया होता है मेरे भाई, आपको यहाँ पर जो मिक्स कोडिंग है इसमें आपको कोई लॉजिकल वर्ड नहीं दिया होता है मेरे भाई। इसको बहुत सारे टीचर्स चाइनीज कोडिंग या जापानीज कोडिंग के नाम से भी बोलते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, जो मिक्स कोडिंग होती है इसमें आपको देखने को मिलता है, जैसे आपको लिखा हुआ है RU, इसको वो कोड करके देगा। जरूरी नहीं है कोई मीनिंगफुल वर्ड से ही कोड करे, वो यहाँ पर लिख देगा ची पटाक। उसने लिख दिया ची पटाक, इसका कोई मतलब नहीं है ची पटाक क्या है, लेकिन उसने कोड कर दिया RU को ची पटाक। इसका मतलब मेरे भाई, यहाँ पर आपको जैसे हम फॉरवर्ड कोडिंग में कोड करते थे कि पहले वर्ड की कोडिंग पहले वर्ड में, ऐसा यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि मिक्स कोडिंग के अंदर ये इलॉजिकल वर्ड से भी कोड कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है मेरे भाई, यहाँ पर ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये R इससे कोड है या इससे कोड है। ये 2 वर्ड हैं जिनको कोड किया गया है, इसमें ची पटाक में किया गया है, या तो आर को ची में किया गया है या पटाक में किया गया है। लेकिन ये हम कंफर्म यहाँ पर इस एक सेंटेंस को देख करके नहीं कर सकते कि किस वर्ड को किस वर्ड से कोड किया गया है। मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिखूं यू माई, एक वर्ड मैंने दूसरा लिख दिया यू माई, और इसको मैंने कोट कर दिया ची डम। मेरे भाई, यहां पर क्या है कि RU को इन्होंने कोड कर दिया है ची पटाक में, और यू माई को कोड कर दिया है ची डम में। मेरे भाई, यहाँ से हम डायरेक्ट यह नहीं बता सकते कि R की कोडिंग क्या है या U की कोडिंग क्या है, या तो R की कोडिंग ये होगी या ये होगी, या फिर U की कोडिंग ये होगी या ये होगी। ये हम कंफर्म नहीं कर सकते एक सिंगल सेंटेंस से, जब तक कि हमें कुछ और जानकारी नहीं दी हो। मेरे भाई, अगर मैं देखूं दूसरा अपना वर्ड, इसमें लिखा है यू माई, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 या 2 से अधिक हमको लाइन दी होंगी, उनमें एक लाइन को पूरी को किसी भाषा में या किसी शब्दों में, कुछ शब्दों में कोड किया गया होगा, और दूसरी को भी कुछ भाषा में कोड किया गया होगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर हमको अपनी कोडिंग निकालने के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि ऊपर वाले जो सेंटेंस दिया है उसमें और नीचे वाले सेंटेंस में मेरा क्या कॉमन है। जो मेरा इधर कॉमन होगा 100% दूसरी साइड में भी कोई ना कोई दोनों में एक कॉमन जरूर होगा, और उस कॉमन वर्ड की सहायता से ही हम पता लगा लेंगे कि यू को या आर को क्या कोड किया गया है। मेरे भाई, मैं अगर यहाँ से देखूं, अगर यू की कोडिंग, अगर मैं यू की कोडिंग यहाँ से देखने की कोशिश करूं, तो यू मेरा पहला सेंटेंस में भी है और दूसरे सेंटेंस में भी है, और यहां पर देखूं तो मेरा ची यहां पर भी है, ची यहां पर भी है। इसका मतलब इधर यू को
यू कॉमन है, इधर ची कॉमन है, तो इसका मतलब है यू की कोडिंग डेफिनेटली ची होगी। इसका मतलब यू की कोडिंग डेफिनेटली ची होगी। जब यू की कोडिंग भाई मेरे हमको पता चल गई तो क्या बचा है हमारा, इस वाले सेंटेंस में आर बचा है और उसकी कोडिंग क्या बची है, पटाक। इसका मतलब आर की कोडिंग 100% पटाक होगी। यहां से देखूं माई, मेरे भाई यू की कोडिंग जब ची हो गई, यहां पर बचा है माई और इसकी राइट हैंड साइड में बचा है डम, तो मेरे भाई हो गया ना ची पटाक डम डम, हो गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर हम बोल सकते हैं माई की कोडिंग यहां पर क्या है, डम। मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई एक शब्द दिया गया है यहां पर आर यू, आर यू को यहां पर कोड किया गया है। क्या कोड किया गया है मेरे भाई, इसको चाइनीज या जापानीज कोडिंग इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि जो इसकी भाषा होती है जिसमें ये कोड करती है वो लगभग हमें ऐसे ही लगते हैं जब इनको बोलते हैं हम कि ये चाइनीज या जापानीज वर्ड तो नहीं है, क्योंकि टिन नी सो नी ऐसे ही आप देख सकते हो, नी टिन सो ऐसे करके यहाँ पर कोडिंग होती है। अगर मैं और देखूं तो क्या दे रखा है, नी फू, इस प्रकार की कोडिंग दी हुई होती है मेरे भाई यहाँ पर। तो इसको हम जापानीज कोडिंग और चाइनीज कोडिंग के नाम से भी बोल देते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पर को देखूं तो मेरा क्वेश्चन है आर यू को कोड किया गया है टिन नी और यू गो को कोड किया गया है सो नी। तो मेरे भाई यहां पर क्या मैं बता सकता हूं आर की कोडिंग क्या है, आर की कोडिंग क्या है, यू की कोडिंग क्या है? क्या मैं एक सेंटेंस की सहायता से बता सकता हूं? नहीं बता सकता मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आर की कोडिंग या तो टिन होगी या नी होगी या फिर यू की कोडिंग भी इनमें से ही कोई एक होगी। लेकिन मैं एक वर्ड को देख करके ये डेफिनेट नहीं कर सकता कि मेरी यू की कोडिंग क्या है या आर की कोडिंग क्या है, जब तक कि मैं अपनी अगली जानकारी यानी कि दूसरे सेंटेंस को ना देख लूं, क्योंकि मुझे इन दोनों सेंटेंसों में एक रिलेशन बनाना है। उस हिसाब से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। मेरे भाई हम यहां पर देखेंगे कि यू जो वर्ड है, यू जो वर्ड है वो हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों सेंटेंस में हमारा यू कॉमन है। तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो यहां पर एज इट इज लिखा होगा, यानी कि सेम होगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर आप देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, नी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के दोनों सेंटेंसों में यू कॉमन है और राइट हैंड साइड में नी कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूं कि यू को कोड किया गया है यहां पर नी से। जब पहला सेंटेंस में मैंने यू की कोडिंग निकाल ली नी, तो मेरे भाई यहां से आर की कोडिंग नहीं पता चल रही है। यहां पर भी एक वर्ड बचा, यहां पर भी एक वर्ड बचा, तो मैं बोल दूंगा आर को कोड किया गया है टिन से। और गो, इस वाले सेंटेंस में यहां पर अकेला गो बचा है और राइट हैंड साइड में सो बचा है, तो मैं बोल दूंगा गो को यहां पर कोड किया गया है सो से। इस प्रकार का वो क्वेश्चन देखा, पूछेगा आर की कोडिंग क्या है, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसने उसको कोड करके हमें बता दिया कि इसको आर यू को कोड किया गया टिन नी से, यू गो को कोड किया गया है सो नी से। तो आपको बतानी है आर की कोडिंग क्या होगी। क्या मेरे भाई यहां से आपको नहीं पता चल रहा है आर की कोडिंग क्या होगी, टिन। आर की कोडिंग क्या होगी, टिन। मेरे भाई जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ दो ही वर्ड हों, यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी वर्ड दे दे, जरूरी नहीं है कि दो ही सेंटेंस हो, 2, 4, 6 कितने भी आ जाएं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने भी दे दे हम सारे के सारे आंसर अपने निकाल लेंगे। मेरे भाई अगर अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, एक उसने जनरल जानकारी दी है ये और बोला है कि इन दोनों को यानी गो और वेंट की आपको कोडिंग बतानी है। मेरे भाई उसने जानकारी क्या दी है कि गो वेंट, गोन को कोड किया गया है नी टिन फू।
गो वेंट गोन को उसने क्या किया है, कोड किया है नी टिन फू, और बताया है गो आर यू का जो कोडिंग है वो है टिन नी लो, टिन सी लो, टिन सी लो। तो उसने पूछा है गो की हमें कोडिंग बतानी है, वेंट की कोडिंग बतानी है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या देखूंगा यहां पर कि मेरा कॉमन वर्ड क्या है, गो। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा दोनों सेंटेंसों में गो कॉमन वर्ड है, तो 101% राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई मेरा एक ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा। क्या आपको ये टिन यहां पर कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे भाई? जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक वर्ड कॉमन है, राइट हैंड साइड में भी हमारा एक वर्ड कॉमन है, तो इसका मतलब है कि गो की कोडिंग टिन ही होगी, गो की कोडिंग टिन ही होगी। तो मेरे भाई जब गो की कोडिंग टिन हो गई, गो की कोडिंग टिन हो गई, तो मेरे भाई आगे की कोडिंग चेक करें हम, तो यह पूछ रहा है गो को किससे कोड किया गया है। गो को तो हम बता देंगे टिन से कोड किया गया है। अगला पूछ रहा है ये कि वेंट की कोडिंग क्या होगी। मेरे भाई जब गो की कोडिंग हमें यहाँ पर पता चल गई, गो की कोडिंग यहाँ पर हमको पता चल गई, तो वेंट और वेंट की कोडिंग हम नहीं बता सकते मेरे भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मैंने पहले भी बताया, जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जानकारी के हिसाब से हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है वेंट की कोडिंग, तो मेरे भाई मेरे दो वर्ड बचे हैं, एक तो वेंट और एक गोन, और राइट हैंड साइड में भी मेरे दो वर्ड बचे हैं, एक नी और एक फू। इसका मतलब है कि वेंट की कोडिंग या तो नी होगी या फू होगी। मैं ये डेफिनेटली नहीं बोल सकता इतनी जानकारी के ऊपर कि नी की कोडिंग, इसकी वेंट की कोडिंग नी होगी या फू होगी। इसकी जब हमें नहीं पता है, दो वर्ड की कोडिंग नहीं पता है और क्वेश्चन पूछा है हमको कुछ भी, तो मेरे भाई उस क्वेश्चन का आंसर आइदर नी और फू कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी कोडिंग नी होगी या फू होगी। तो हम क्वेश्चन के ऊपर अपना जो ऑप्शन है उसके हिसाब से चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि जानकारी पूरी नहीं है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता यहाँ से कि वेंट को किससे कोड किया गया है और गोन को किससे कोड किया गया है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि वेंट की कोडिंग बताइए, तो मेरे भाई यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, या तो वेंट को कोड किया गया है नी से या फू से। क्योंकि जानकारी यहाँ पर हमें कम है, तो हम उसी जानकारी के आधार पर अपना आंसर देंगे, नी या फू कोडिंग हो सकती है वेंट की। अगर एक और सेंटेंस दिया होता उसमें इन दोनों में से किसी एक वर्ड की और हमें कोडिंग पता चल जाती, तो हम डेफिनेटली तीसरे अपने वर्ड की कोडिंग बता देते। लेकिन हमें यहाँ पर इतनी जानकारी नहीं है कि हम इन दोनों की इंडिविजुअली कोडिंग बता सकें। तो मेरे भाई जब भी वो क्वेश्चन या तो वेंट पूछे या गॉन पूछे, तो हमें आंसर जो दो बचे हुए हैं उनको देना पड़ेगा कि या तो ये होगा या ये होगा। चाहे वो यहां पर पूछ ले, चाहे वो पूछ ले आर और यू, आर और यू की कोडिंग क्या होगी, वो पूछे आर की कोडिंग क्या होगी, तो मेरे भाई मैं बोलूंगा या तो सी होगी या लो होगी। अगर वो पूछे यू की कोडिंग क्या होगी, तब भी मेरा आंसर यही रहेगा, या तो सी होगी या लो होगी। क्यों? क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है हमें, हम सिर्फ एक वर्ड की कोडिंग का पता लगा पाए हैं। दो वर्ड अभी भी हमारे पास बचे हैं जिनका हमें डेफिनेट कोडिंग नहीं पता है, तो उनका आंसर क्या होगा। आर की अगर मैं बात करूं तो सी और लो हो सकता है, यू की बात करूं तो सी और लो हो सकता है। समझ में आया ना मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आर यू को कोड किया गया है टू और टी में, यू इज को कोड किया गया है टू और टे में, इज ही को कोड किया गया है टे और टू में,
तो हमें बताना है आर की कोडिंग क्या होगी और ही की कोडिंग क्या होगी। मेरे भाई यहां से अगर हम देखें इस वाले और इस वाले वर्ड में, इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है यू। यहां पर क्या है, हमारा यू कॉमन है और राइट हैंड साइड में हमारा क्या कॉमन है, राइट हैंड साइड में हमारा क्या कॉमन है, टू। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों सेंटेंसों के अंदर यू कॉमन है, राइट हैंड साइड में टू कॉमन है। तो मेरे भाई यहां से मैं बोल सकता हूं कि यू को क्या कोड किया गया है, टू कोड किया गया है। अगर मैं आगे देखूं मेरे भाई इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में, यहां पर मुझे क्या कॉमन दिया गया है, यहां मुझे कॉमन दिया गया है इज। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा इज कॉमन है और राइट हैंड साइड में मेरा टे कॉमन है। आप क्वेश्चन देखेंगे आपको जरूर मिलेगा, वहां पर लॉजिक मिलेगा। यहां पर इज कॉमन है तो यहां पर टे कॉमन है, तो मैं यहां पर बता सकता हूं इज को कोड किया गया है टे से। मेरे भाई यहां पर मुझे एक वर्ड की कोडिंग पता चल गई, यहां पर मुझे एक वर्ड की कोडिंग पता चल गई, यहां तो मुझे दोनों की कोडिंग पता चल गई। तो क्या मैं यहां से नहीं बता सकता कि आर की कोडिंग टी होगी, आर की कोडिंग टी होगी? क्या यहां से नहीं बता सकता कि ही बचा है इधर और इधर टू बचा है, तो ही की कोडिंग क्या होगी मेरे भाई, ही की कोडिंग क्या होगी, टू होगी। अब उसने क्वेश्चन पूछा आर की कोडिंग बताइए। मेरे भाई आर की कोडिंग ये रही आपकी टी। दूसरा पूछा ही की कोडिंग क्या है, मेरे भाई ही की कोडिंग आपके पास ये रही, आप बता देंगे ही की कोडिंग ये रही। ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये भी एज इट इज एग्जाम के ही क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करके, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओगे। और जब तक आप किसी भी एग्जाम में अपना बेस्ट नहीं दोगे तब तक नौकरी से आप एक कदम जरूर दूर रहोगे। मेरा भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, जहां पर मुझे क्या दिया, कोड किया करके दिया गया है, आर यू देयर। आर यू देयर को उन्होंने कोड किया है नी टिन फू। और दूसरा जो सेंटेंस दिया है उसमें लिखा है आर यू हैप्पी, जिसको कि कोड किया गया है नी फू सी। मेरे भाई यहां पर देखूं मैं और यहां पर देखूं तो मुझे दो वर्ड यानी कि आर यू कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड में मुझे क्या दिख रहा है, नी फू। दो वर्ड यहां पर मुझे कॉमन दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा एक वर्ड राइट हैंड साइड में ये बचा, मेरा राइट हैंड साइड में क्या बचा, देयर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में बचा देयर और राइट हैंड साइड में बचा टिन। तो क्या नहीं बोल सकता मैं कि देयर की जो कोडिंग है वो टिन है? क्या नहीं देख सकता मैं? जब मुझे पता है आर यू यहां पर कॉमन है, आर यू यहां पर कॉमन है और राइट हैंड साइड में मेरा नीफू कॉमन है, तो एक वर्ड मेरा ऊपर वाले सेंटेंस में बचा, एक नीचे वाले में बचा। एक सेंटेंस में जो वर्ड बचा है और राइट हैंड साइड में भी मेरा एक ही कोड बचा है, एक ही वर्ड बचा है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता क्या सिंगल वर्ड का भी, कि देयर की कोडिंग होगी टिन, तो देयर की कोडिंग हो गई टिन, और हैप्पी की कोडिंग हो गई मेरे भाई सी। हैप्पी की कोडिंग क्या हो गई, सी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हैप्पी देयर की कोडिंग क्या होगी? मेरे भाई हैप्पी की कोडिंग है सी और देयर की कोडिंग है टिन। तो जहां पर भी
टिन और सी से कोई वर्ड बना होगा, कोई सेंटेंस बना होगा, जो ऑप्शन बना होगा, किस किस को मिला करके, टिन और सी को मिला करके, वही मेरा आंसर होगा। नीफू नहीं है, फूसी नहीं है, नीसी नहीं है, टिनसी, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगला क्वेश्चन दिया है उसने, सी हैप्पी, सी हैप्पी। मेरे भाई हैप्पी की कोडिंग तो आपको पता है कि हैप्पी की कोडिंग मेरी क्या है, सी। तो जिस वर्ड में भी सी होगा, इस वर्ड में सी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इस वर्ड में सी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, एक तो बचा फूसी और एक बचा लोसी। मेरे भाई क्या इन दोनों सेंटेंसों में आपको कहीं सी दिखाई दे रहा है? मेरे भाई अगर सी दिखाई नहीं दे रहा है तो एक वर्ड सी के साथ में, आपको सी के साथ में एक वर्ड नया दिखाई देगा। मेरे भाई अगर मैं बात करूं फू, तो फू तो हमारा सेंटेंस में दिया हुआ है, फू तो हमारा सेंटेंस में दिया हुआ है। जो शी है मेरा, SHE, ये क्या है, नया वर्ड। तो मेरी कोडिंग में किसी एक नए वर्ड से हो रही होगी। मेरे भाई मेरा नया वर्ड क्या है, लो। और हैप्पी की कोडिंग आपको पता है यहां से सी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लोसी। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए। मेरे भाई यहां पर आप अगर देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे कि पहला जो सेंटेंस है उसमें मुझे आर और यू कॉमन दिया हुआ है, दोनों सेंटेंसों के अंदर आर यू क्या दिया है, कॉमन दिया है। राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या कॉमन दिया है, नी और फू। नी और फू ऊपर भी है, नी और फू नीचे भी है। इसका मतलब है आर यू की जो भी कोडिंग है वो नी और फू से मिलकर ही बनेगी। जब मेरा यहां इस सेंटेंस में एक वर्ड बचा है देयर और राइट हैंड साइड में बचा है टिन, तो मैं यहां से कंपैरिजन कर लूंगा कि देयर को कोड किया गया है टिन के अंदर और हैप्पी यहां से बचा है और सी यहां से बचा है, तो हैप्पी को क्या कोड किया गया है, सी। मुझसे क्वेश्चन पूछा है हैप्पी देयर की कोडिंग क्या होगी, तो मेरे भाई टिन और सी से मिलकर जो भी मेरा ऑप्शन होगा वही मेरी यहां पर कोडिंग होगी। अगर बात करूं सी हैप्पी, तो मेरे भाई यहां पर जो सी है, जो सी वर्ड है वो नया वर्ड है, तो जो भी मेरी कोडिंग होगी, हैप्पी की तो कोडिंग मुझे पता पर चल गया सी है, हैप्पी की सी है तो सी के साथ एक नया, हैप्पी के साथ नया वर्ड है तो सी के साथ भी एक नया वर्ड होगा जो कि क्या हो जाएगा, लो सी। अगले क्वेश्चन को देखें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पर इसने दिया है सी इज गुड को कोड किया गया है 1 2 3 में। सी इज बैड को क्या कोड किया गया है, सी इज बैड को कोड किया गया 3 4 5 में। आर वी गुड को कोड किया गया है 2 6 9 में। तो मेरे भाई आपको तो सिर्फ अपना क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। पहले एक यहां से देखूं मैं, अगर इज सी, इसका मतलब, एक सेकंड मेरे भाई क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। सॉरी मेरे भाई, यहां पर इज सी नहीं है, इज ही है, इज ही बैड। मेरे भाई यहां पर अगर मैं देखूं सी इज गुड, इज ही बैड, यहां पर क्या मुझे कॉमन दिया गया है, यहां पर मुझे दिया गया है आपका सी इज गुड को कोड किया गया है 1 2 3 में। सी इज ही बैड को कोड किया गया है 3 4 5 में। तो मुझे बतानी है सी की कोडिंग क्या होगी। सी की कोडिंग क्या होगी, तो मेरे भाई यहां पर मुझे क्या कॉमन दिया गया है, एक सेकंड क्वेश्चन देखना पड़ेगा।
गया है हमको सी कॉमन, सॉरी इज कॉमन दिया गया है, तो यहां से इज की कोडिंग क्या हो जाएगी 3। मेरे भाई यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में इस सेंटेंस में इज को कोड किया गया है, इज कॉमन है, दोनों हमारे सेंटेंस में लेफ्ट हैंड साइड में इज कॉमन है, राइट हैंड साइड में 3 कॉमन है, तो इज की कोडिंग हो जाएगी 3। अगर मैं बात करूं इस वाले और इस वाले सेंटेंस में, तो आपको एक और वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा होगा, जो क्या है गुड। तो मेरे भाई इन दोनों सेंटेंसों में जब गुड कॉमन है, तो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है 2। तो मेरे भाई क्या मैं नहीं लिख सकता, गुड को कोड किया गया है 2 से। क्या मेरे भाई यहां से नहीं पता चला, इन दोनों सेंटेंसों में इज को सेम रखा गया है और राइट हैंड साइड में 3 को सेम रखा गया है, तो इज की कोडिंग हो गई मेरी 3। और इस वाले सेंटेंस में गुड को कॉमन रखा गया है और यहां पर राइट हैंड साइड में 2 को कॉमन रखा गया है, तो गुड की कोडिंग हो गई 2। तो मेरे भाई यहां पर दोनों वर्डों की कोडिंग पता चल गई मुझे 2 और 3। मेरा एक बचा सी को नहीं बता सकता क्या मैं, यहां पर मेरा एक बचा कौन सा सी मेरा यहां पर बच गया, एक मेरा यहां पर बच गया, तो मैं बोल दूंगा सी को कोड किया गया है 1 से। अगर यहां पर देखूं मैं, तो मेरे भाई ही बेड बचा है, आर भी बचा है, तो यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से ही चलते। ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, सी को किससे कोड किया गया है, सी को किया गया है 1 से। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, वी बेड को किससे कोड किया गया है। ना तो हमें वी की कोडिंग पता है, ना हमें बेड की कोडिंग पता है। मेरे भाई इनकी तो हमने कोडिंग निकाल ली 5 वर्डों की, 4 वर्डों की, लेकिन यहां पर हमें ही की और बेड की डेफिनेट कोडिंग नहीं पता है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, 4 होगा या 5 होगा, यहां से 6 होगा या 9 होगा। इन 4 वर्ड में से ही कोई 2 वर्ड लिए गए होंगे, एक इन दोनों में से लिया गया होगा, एक इन दोनों में से लिया गया होगा और मेरा कोडिंग किया गया होगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो एक वर्ड लिया गया है बेड और यहां से एक वर्ड लिया गया है वी, तो यहां से भी हम दोनों में से किसी एक नंबर को लेंगे और यहां से भी हम किसी एक नंबर को लेंगे। मेरे भाई यहां से हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हमें अपने ऑप्शन की सहायता से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। मेरे भाई एक बार आप देखिए, इस जगह पे इन दोनों सेंटेंसों में इज को कॉमन रखा गया है, यहां पर 3 को कॉमन रखा गया है, तो मेरे भाई इज की कोडिंग 3 हो गई। यहां पर गुड को कॉमन रखा गया है पहले और तीसरे सेंटेंस में, और नंबरिंग में यहां पर 2 को कॉमन रखा गया है, तो मैं बोल सकता हूं गुड की कोडिंग हो गई 2। जब पहला सेंटेंस में मेरे 2 वर्ड की कोडिंग मुझे 2 और 3 पता चल गई, तो मेरा सी बचा 1, सी की कोडिंग हो जाएगी 1, तो सी वाला तो मेरा हो गया। अब मेरे पास बचे हैं ही और बेड। ना मुझे ही की कोडिंग पता है, ना बेड की कोडिंग पता है, ना आर की पता है, ना वी की पता है। उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है बी और वेड की कोडिंग बतानी है, बी वेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई बेड को लिया गया है इस सेंटेंस से और वी को लिया गया है इस सेंटेंस से। इसका मतलब है यहां पर जो 2 मुझे डिजिट बचे हैं और यहां पर जो 2 डिजिट बचे हैं उनमें से ही मुझे, क्योंकि एक वर्ड यहां से है तो एक नंबर तो इन दोनों में से आएगा और एक वर्ड यहां से है तो एक नंबर इन दोनों में से आएगा। तो मेरे भाई अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो देखिए यहां पर 6 और 9 दोनों जो नंबर है वो एक ही सेंटेंस में से ले लिए हैं, जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वर्ड मेरे दोनों अलग अलग सेंटेंस में से है। 4 5 की बात करूं मेरे भाई तो 4 और 5 भी एक ही में से ले लिए हैं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 7 8 की बात करूं तो मेरे भाई 7 8 मेरा यहाँ पर कोडिंग नहीं है, लेकिन जो वर्ड दिए हैं वो मेरे इसी में से हैं। अगर अलग से मेरा इन दोनों में कोई वर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है,
बाहर से कोई वर्ड होता, कोई नया वर्ड होता, तो मैं इस क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में सोच सकता था, क्योंकि जो भी मुझे वर्ड दिए हैं वो मेरे क्वेश्चन से ही दिए हैं, तो मेरा आंसर भी होगा वो इसी क्वेश्चन में होगा। तो मेरे भाई ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि 5 यहां से आ जाएगा, इसका मतलब बेड को कोड किया गया होगा यहां पर किससे, 5 से, और बी को कोड किया गया होगा यहां पर किससे, 6 से। तो डी ऑप्शन यानी 56 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इतने ही इजी तरीके से ये सॉल्व भी होते हैं। सिर्फ एग्जाम हॉल में हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कंसिस्टेंसी से आपको रीजनिंग पढ़नी है, रेगुलर क्लासेस लेनी है। मेरी गारंटी है रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मेरे भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें। अगर कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कुछ भी चीज़ आपका कोई भी प्रश्न बनता है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। अगली क्लास में मिलते हैं भाई मेरे, तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी से रेगुलर करते रहें। पढ़ाई में कोई भी छुट्टी नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।